हेलो स्टूडेंट्स। क्या आप जानते हैं कि हमारे अर्थ के चारों तरफ टोटल कितने सैटेलाइट्स घूम रहे हैं? यानी कि अगर हम सारी एजेंसीज के टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स को अगर काउंट कर ले तो वो कितने आएंगे? यानी कि अगर नासा, इसरो, रोसकॉस्मोस, जेक्सा, चाइना स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, फ्रेंच स्पेस एजेंसी, इन सभी को अगर हम काउंट करते हैं तो 21,000 से ज्यादा सैटेलाइट हमारे अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा सैटेलाइट जो है वो LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर घूम रहे हैं, जिसकी हाइट अर्थ से लगभग 2000 किलोमीटर तक है। अब इन 21,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स में से वर्किंग कितने हैं? लगभग 6,500। डेफिनेटली अब 6,500 यानी 21,000 में से अगर 6,000 7,000 ही सैटेलाइट हमारे वर्किंग है तो बाकी सैटेलाइट आखिर कर क्या रहे हैं? वो दरअसल हमारे स्पेस में ऐसे ही घूम रहे हैं और स्पेस के अंदर एक डेब्रिस फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि बहुत बड़ा भंगार हमारा क्रिएट होता जा रहा है हमारे स्पेस के अंदर में। आखिर इतना बड़ा जो स्पेस है उसके अंदर में इतने ज्यादा जो पार्टिकल्स हैं उससे क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है? डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत सीवियर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सनलाइट हो सकता है ये ब्लॉक कर दे, हो सकता है कि जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करें तो हमारे ही सामने आ जाए, हमारे ही रॉकेट में ऑब्स्टेकल बन जाए, हो सकता है कि ये एल्बिडो फॉर्मेशन कर दे, हो सकता है कि इससे पॉल्यूशन और ज्यादा स्प्रेड हो जाए, हो सकता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं धीरे 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 करके दूसरे हमारे लैंडफॉर्म्स के अंदर में अटैच होके किसी तीसरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया जाए। डेफिनेटली बहुत सारे इसके नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं। इस सभी चीज को हम बोलते हैं स्पेस डेब्रिस, या फिर यहां पे इसको हम बोल सकते हैं कि एक इस तरह का एनवायरनमेंट यहां पे क्रिएट हो रहा है स्पेस डेब्रिस की वजह से, जिससे फ्यूचर में बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकती है। आखिर दुनिया भर की जो गवर्नमेंट्स हैं, एजेंसीज हैं, कर क्या रही हैं, क्या क्या स्टेप्स उठा रही हैं स्पेस डेब्रिस को रोकने के लिए, या फिर इसको खत्म करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो उठाए जा रहे हैं? आइए इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है स्पेस डेब्रिस, कौन कौन सी कंट्रीज के साथ में ये प्रॉब्लम अभी फेस हो रही है, या फिर फ्यूचर में हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। सो दिस इज आवर टुडेज टॉपिक, स्पेस डेब्रिस। स्पेस डेब्रिस आखिर क्या क्या होता है? इसमें कुछ भी चीज हो सकता है, यानी जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च किया जा सकता है तो हो सकता है उसके हजारों पार्ट टूट के बिखर जाएं, तो सारे हजारों पार्ट जो होंगे उसके नट बोल्ट, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सारी चीजें हमारा स्पेस डेब्रिस बन जाएगा। कई लाख ऐसे प्रोडक्ट्स, मटेरियल्स, एलिमेंट्स हमारे अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, जिसको हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं और जिसको अभी सर्च करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो स्पेस डेब्रिस इज एनी ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट, ये कुछ भी हो सकता है जो ह्यूमन ने बनाया है। डेफिनेटली हम मेनली बात कर रहे हैं यहां पे सैटेलाइट्स और रॉकेट्स की, जो कि अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है और आज के टाइम में वो फंक्शनल नहीं है, नो लॉन्गर फंक्शनल। इट कैन रेंज इन साइज फ्रॉम अ माइक्रोस्कोपिक लेवल से लेकर ये बड़े रॉकेट के कंपोनेंट तक हो सकता है, यानी ये माइक्रो लेवल से लेकर मीटर्स तक में ये कंपोनेंट्स हो सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ डेब्रिस कहां पे मिलेगा? जैसे मैंने बताया, लो अर्थ ऑर्बिट में हमारे पास सबसे ज्यादा इस तरह के ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा सैटेलाइट भी इसी ऑर्बिट में लॉन्च किए जाते हैं, लगभग 2000 किलोमीटर के अंदर में। जबकि अगर हम बात करें कि जो हमारी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है उसमें कंपैरेटिवली कम सैटेलाइट्स होते हैं, बट धीरे धीरे वहां भी हमारे सैटेलाइट की जो प्रॉब्लम है, जो अनयूज्ड सैटेलाइट्स की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। इस तरीके से लगभग यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको दिखाया है कि लगभग ये हमारे सैटेलाइट्स हैं जो हमारे आसपास घूम रहे हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कितने ज्यादा सैटेलाइट है आज के टाइम पे, 21,000 से ज्यादा सैटेलाइट है। और स्टारलिंक एक कंपनी है, और हमारे जो एयरटेल है वो भी कंपनी जो है, इस तरह की जो कंपनीज है अभी 10,000 से ज्यादा सैटेलाइट और लॉन्च करने वाली है। तो आप सोचिए कि फ्यूचर में कितने सारे सैटेलाइट हमारे आसपास घूम रहे होंगे और धीरे धीरे करके कितना बड़ा भंगार, कितना बड़ा जो कबाड़ है, कितना बड़ा जो डेब्रिस है वो हमारा प्रोड्यूस होता चला जाएगा। इस तरीके से हमारे सैटेलाइट घूम रहे हैं और ये हमारे फ्यूचर में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। इसी वजह से अलग अलग एजेंसीज जो है अलग अलग लेवल पे काम कर रही है इस डेब्रिस को कम करने के लिए। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की अगर हम माने
तो 2000 में लगभग 30,000 से ज्यादा पीसेस, टूटे हुए पीसेस, इन स्पेसक्राफ्ट्स के टूटे हुए पीसेस आसपास यानी अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर में घूम रहे थे। इट इज एस्टिमेटेड दैट देयर आर अप्रोक्सीमेटली, आज के टाइम पे अगर हम देखेंगे तो 2 लाख से ज्यादा स्पीशीज, 2 लाख से ज्यादा जो पीसेस हैं 1 से 10 सेंटीमीटर के बीच के हो सकते हैं। मिलियंस ऑफ स्पीशीज 1 सेंटीमीटर से कम वाले हो सकते हैं, और 34,000 से ज्यादा ऑब्जेक्ट जो पार्टिकल्स हैं वो 10 सेंटीमीटर से बड़े हो सकते हैं, जो कि हमारे अर्थ के चारों तरफ लगातार घूम रहे हैं। और टोटल अगर सैटेलाइट बात करें कि 21,000 में से आखिर कितने सैटेलाइट वर्किंग है, 6718 के आसपास ही सैटेलाइट वर्किंग है, बाकी सब नॉन वर्किंग कंडीशन में हमारे आसपास घूम रहे हैं। और ज्यादातर, जैसे मैंने बताया आपको, ये 2022 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया गया था कि लगभग 2000 किलोमीटर तक की जो हाइट की एलईओ होती है उसमें सबसे ज्यादा सैटेलाइट हमें जो स्पेशली रिटायर्ड सैटेलाइट्स हैं वो घूम रहे हैं। इस तरीके से कंपोनेंट्स ये रिटायर हो जाते हैं और इसी तरीके से रोम करते रहते हैं हमारे 2000, 10,000, 5,000, 24,000, 34,000 किलोमीटर हाइट पे। अब इसका क्या कॉज हो सकता है यहां पे स्पेस डेब्रिस बनने का? सबसे पहली बात तो है रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सैटेलाइट्स। एक तो हम खुद लॉन्च भी ज्यादा कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम बहुत ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करें। जैसे मैंने बताया कि पूरे वर्ल्ड में एक ही इंटरनेट होगा कुछ टाइम बाद, जो पूरे वर्ल्ड को एक ही जैसी स्पीड प्रोवाइड करेगा, जिसके लिए हम 12,000 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने वाले। खुद इंडिया इन सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर रहा है। हालांकि ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंडिया का नहीं है, और भी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन इंडिया इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। 12,000 से ज्यादा सैटेलाइट इनको लॉन्च करने हैं, आप ये सोचिए। सेकेंड है रिटायर्ड और अनयूज सैटेलाइट आज भी घूम रहे हैं अकॉर्डिंग टू द नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ लोगों ने इंक्लूडिंग इंडिया भी एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स डेवलप करी हैं, यानी कि फ्यूचर में डिफेंस में हमें जब सैटेलाइट्स के थ्रू जब वॉर होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया जाता है, सैटेलाइट्स में इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज किया जा रहा है, उस टाइम पे अगर हम किसी दुश्मन कंट्री का सैटेलाइट ही डिस्ट्रॉय कर दें तो उसको हमारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। इस वजह से एंटी सैटेलाइट मिसाइल डेवलप की जा रही है। लेकिन जब एंटी मिसाइल जो सैटेलाइट मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा तो सैटेलाइट जब ब्लास्ट होगा तो ब्लास्ट होने के बाद जो पीसेस होंगे उसके, वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में घूमते चले जाएंगे। 2007 का इंसिडेंस है जहां पे चाइनीज फेंगयुन 1C मिशन ने ही इतने सारे, यानी अगर हम बात करेंगे तो उस टाइम का 25% के जो पार्टिकल्स हैं, 25% पार्टिकल्स तो इसी ने प्रोड्यूस कर दिए थे। इंक्रीजिंग एक्सपेंशन द स्पेस इंडस्ट्री, पब्लिक और प्राइवेट, जब से हम प्राइवेटाइजेशन पे स्विच किया है हमने, खुद इंडिया भी नेशनल जो स्पेस इंडिया लिमिटेड है, अंतरिक्ष है, इन स्पेस है, ये सारी कंपनीज जो है हमारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ये प्राइवेट कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दे रही हैं। तो हम बहुत लेवल पे, बड़े लेवल पे प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इंक्लूडिंग नासा भी जो है स्पेस एक्स को अपने कॉन्ट्रैक्ट देता है। तो जितना ज्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा उतना ज्यादा एक्सप्लोरेशन होगा और उतने ही ज्यादा स्पेस में इस तरीके से डेब्रिस बनता चला जाएगा, अगर इसका कोई सॉल्यूशन हमने नहीं निकाला तो। नेक्स्ट है लॉन्ग लास्टिंग मिशन डेब्रिस, यानी कभी कभी ऐसा देखा होगा कि कोई मिशन 10 साल चलेगा, कोई 15 साल चलेगा, तो उसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहां पे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी लो वाली ऑर्बिट के अंदर में आती है, और डेब्रिस हायर लेटीट्यूड जो है, एल्टीट्यूड जो है, वो कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम के लिए रुकते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि फोर स्टेज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या फिर रॉकेट को अगर हम लॉन्च कर रहे हैं तो कुछ डिस्टेंस 100-200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद पहला पार्ट उसका डिटैच हो जाता है। जब उसका पार्ट डिटैच हो जाएगा तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और कंबस्ट आउट हो जाता है। दूसरा पार्ट भी डिटैच हो जाता है, तीसरा पार्ट भी डिटैच होकर कंबस्ट आउट हो जाता है। लेकिन फोर्थ पार्ट जो कि हमारे अर्थ की एटमॉस्फेयर की आउटर एजेस तक पहुंचता है, वो अर्थ तक नहीं पहुंचेगा, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं कर पाएगा। तो वो अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं कर पाया, स्पेशली किसी भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या फिर रॉकेट की लास्ट स्टेज जो होती है वो सबसे ज्यादा डेब्रिस क्रिएट करती है, वो दैट कीप ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द लाइफ, बट वो वापस नहीं आएगी। तो पहली, दूसरी, तीसरी स्टेज वापस आ जाती है, लेकिन फोर्थ स्टेज वापस नहीं आती। हालांकि इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया गया है, वो हम आगे स्लाइड्स में आपको समझाएंगे। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन करती हैं इस तरह की जो लास्ट स्टेजेस होती हैं और जो रिटायर्ड सैटेलाइट्स होते हैं वो।
fragmentation of the space debris. One of the significant factor responsible for rise in the space debris is the fragmentation of the space debris due to the collision and the explosion and the degradation. इसको हम बोलते हैं कैसलर सिंड्रोम। डोनाल्ड जे कैसलर नाम के एक साइंटिस्ट हैं, नासा के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बताया कि जब सैटेलाइट ऐसे ही रैंडमली घूम रहे होते हैं तो इनके अंदर में कोलिजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मान लीजिए कि दो सैटेलाइट को अगर ये कोलाइड होंगे तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होंगे? मिनिमम 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे और मैक्सिमम का कोई इसमें लिमिट नहीं है। तो जब ये इस तरीके से डिवाइड होंगे, डिवाइड होने के बाद ये छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएंगे और छोटे छोटे पीसेस डिवाइड होने के बाद में इनका जो डिस्टेंस है और कम हो जाएगा। अब चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे कोलिजन होने के, फिर इनके अंदर फर्दर कोलिजन होगा तो ये और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं कैसलर सिंड्रोम। तो ये कोई बायोलॉजिकल वर्ड नहीं है सिंड्रोम। यहां पे जनरली हम डिजीजेस के मल्टीपल सिम्टम्स को सिंड्रोम बोलते हैं, लेकिन यहां पे जो सिंड्रोम वर्ड है वो है कि यहां पे हम जितने सैटेलाइट्स की ब्रेकडाउन होता रहेगा, कोलिजन होता रहेगा, उतने ही मल्टीपल और छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता चला जाएगा और उतनी ही प्रॉब्लम ये बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें थ्रेट बाय स्पेस डेब्रिस या फिर स्पेस जंक से क्या थ्रेट है, डेफिनेटली कभी फ्यूचर में हम सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं तो उसके साथ हो सकता है एंगेजमेंट हो जाए, उसका एंडेंजरमेंट हो जाए, उसका वो एंडेंजर हो जाए, कोलाइड कर जाए वो। जैसे कि 1981 के अंदर में रशियन कॉस्मोस 1275 सैटेलाइट वाज द फर्स्ट टू बी डैमेज्ड टू ए कॉलिजन विद अ स्पेस डेब्रिस। यानी 1981 में ये ऑलरेडी हो भी चुका है कि जब सैटेलाइट लॉन्च किया तो डेब्रिस से टकरा गया और वो टूट गया। 2013 में भी गोइस 13 सैटेलाइट यूएस स्पेस फोर्स का ये भी डिस्ट्रॉयड हो गया था स्पेस डेब्रिस से। तो ये तो एग्जांपल हमें अभी विटनेस कर पा रहे हैं इजीली। सेकंड कैसलर सिंड्रोम, जैसा कि मैंने बताया, धीरे 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 ये हमारी स्टेज होने वाली है स्पेस डेब्रिस से। तो आप इस तरीके से कोलिजन हो सकता है और छोटे छोटे पीसेस जो है वो ऐसे स्प्रेड करेंगे तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो सकता है। तो स्पेस पॉल्यूशन हो सकता है, स्पेस स्टेशन वॉलंटरेबिलिटी हो सकती है। यानी स्पेस स्टेशन एक ऐसा स्टेशन होता है जहां पे हमारे एस्ट्रोनॉट जाके पूरा अर्थ के चारों तरफ घूम के हमारी स्टडी करते हैं, एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं, स्पेस की स्टडी करते हैं। उसमें भी बहुत सारा चांसेस है कि उसके साथ ये स्पेस डेब्रिस ना टकरा जाए और उसका कोलिजन हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उदाहरण के तौर पे कुछ टाइम पहले चाइना ने टेंगोंग 1 नाम का स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था। टेंगोंग 1 जो है स्पेस स्टेशन, लॉन्च होने के कुछ टाइम बाद ही वो ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होने के बाद उसके पीसेस धीरे धीरे नीचे आके पड़े। ऐसे ही स्पेस एक्स ने भी अभी रिसेंटली एक स्पेस लॉन्च किया था जिसमें उसने उसको बीच में ही उसको डिस्कार्ड करना पड़ा और उसके पीसेस जो है कनाडा में जाके गिरे हैं। अब डेफिनेटली कनाडा और आसपास की कंट्रीज में जाके गिरे, जिस पे से इंटरनेशनल रिलेशंस भी हमारे सामने आ जाते हैं। यहाँ पे दो कंट्रीज आपस में लड़ भी सकती हैं अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो। डिटेरिएशन ऑफ द रिलेशनशिप, डेफिनेटली जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, किसी का अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अगर टूट जाए और वो नीचे आके गिरे, हालांकि इसके चांसेस 99% नहीं होंगे, 1% भी चांस नहीं है कि वो सीधा आके अर्थ पे गिरेगा, क्योंकि अर्थ के फ्रिक्शन की वजह से वो कंबस्ट आउट हो जाते हैं। लेकिन टेंगोंग के पार्टिकल्स हमें दिखे, अभी जो स्पेस एक्स ने लॉन्च किया था उसके पार्टिकल्स हमें कनाडा में दिखे, उसके पार्टिकल्स हमें क्यूबा में दिखे, उसके पार्टिकल्स हमें पैसिफिक ओशियन में दिखे। तो डेफिनेटली चांसेस तो रहते हैं, हालांकि 1% से भी कम चांस है, लेकिन चांसेस हैं कि जो आपके जो स्पेस डेब्रिस है वो पूरा अर्थ पे कंबस्ट ना हो, एटमॉस्फेयर में कंबस्ट ना हो और अर्थ सरफेस से टकराने के बाद वो प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे हो सकती है अगर हम स्पेस डेब्रिस या जंक पे वर्क नहीं करेंगे। तो क्या कोई स्टेप भी लिए गए हैं? डेफिनेटली स्टेप लिए गए हैं। पहला अगर हम बात करें, इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी 1993 के अंदर में, जिसमें बात की गई थी कि स्पेस एजेंसीज जो होंगी जब भी सैटेलाइट लॉन्च करेंगी तो इस बात का ध्यान रखें कि उसमें डेब्रिस कम से कम प्रोड्यूस हो। वहीं पे कमिटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ द आउटर स्पेस, ये ट्रीटी बहुत पहले साइन की गई थी। इस ट्रीटी के अंदर में कोई भी स्पेस में मिलने वाली कोई भी एस्टेरॉयड, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या एजेंसी क्लेम नहीं कर सकती। उदाहरण के तौर पे अगर हम अभी मून पे अगर हम चले गए हैं तो हम मून को अपना टेरिटरी नहीं मान सकते हैं, उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इन ट्रीटीज के अंदर में भी हमने देखा कि क्लीन स्पेस इनिशिएटिव्स भी लिए गए कि हमें स्पेस को क्लीन करने के लिए इनिशिएटिव्स लेकर आओ, कोई मैकेनिज्म लेकर आओ जिस तरीके से हम स्पेस डेब्रिस को कम कर सके। ऐसे कोई सॉल्यूशंस को लाना पड़ेगा।
इस तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर में हम इसको यहां से इस तरीके से पकड़ेंगे। ये हमारे पास होता है इंपैक्टिव टाइप का ये पर्टिकुलर यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा बनाया एक डिवाइस है, जो कि एटमॉस्फेयर में यानी हमारे अर्थ के ऊपर जाने के बाद में वहां पे डेब्रिस को पकड़ेगा और थ्रो कर देगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ। यानी कि यहां पे हमें क्या करना है, ये है हमारे पास अर्थ, ये है हमारे पास एटमॉस्फेयर। इस ऑब्जेक्ट को यहां से हमें पकड़ना है और यहां पे अंदर की तरफ थ्रो कर देना है। जैसे ही वो अंदर की तरफ एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो वहां पे स्पेस डेब्रिस जो है वो एयर प्रेशर या फिर बोल सकते हैं आप उसके फ्रिक्शन की वजह से कंबस्ट आउट हो जाएगा और हमें वो जो है पूरा का पूरा जो है हवा बन के उड़ जाएगा। डेफिनेटली उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट जो स्टेप उठाया है दैट इज द क्लियर स्पेस वन। क्लियर स्पेस वन जो है द फर्स्ट मिशन टू रिमूव अ पीस ऑफ द स्पेस डेब्रिस फ्रॉम द ऑर्बिट is to be launched in the 2026 by the European Space Agency। पहला सक्सेसफुल जो अटेम्प्ट देने वाले हैं 2026 में देने वाले हैं। हालांकि इससे पहले हम छोटे मोटे अटेम्प्ट दे चुके हैं, लेकिन बड़े लेवल पे 2026 में इसको स्टेप को लिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लायबिलिटी कन्वेंशन ऑफ 1972। 1972 में इसको अडॉप्ट किया गया था। इट स्टेट दैट अ लॉन्चिंग स्टेट इज एब्सोल्युटली लायबल फॉर पे कंपेंसेशन for the damage caused by the space debris, the space object on the Earth's surface to an aircraft, as well as for the damage caused by its fault in the space। यानी इस 1972 के कन्वेंशन में यह भी बात डिसाइड की गई कि अगर किसी को कोई लॉस होता है तो जिसने उसको लॉस किया है उसको कंपनसेट भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्पेस रिमूव डेब्रिस नाम करके भी हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके अंदर में इट एम्स टू कंडक्ट की एक्टिव डेब्रिस रिमूवल टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना है और इसके अकॉर्डिंगली हम 40,000 से ज्यादा स्पीशीज जो स्पेस डेब्रिस है उसको यहां से निकाल सकते हैं। आउटर स्पेस ट्रीटी भी जो 1967 में यहां पे फाइनलाइज होती है, इसके अंदर में भी हमने डेब्रिस वर्किंग ग्रुप बनाया है, मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप बनाया है, डेब्रिस वर्किंग ग्रुप बनाया है इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का, जो इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहां पे बहुत सारे स्टेप जो है पहले से ही गवर्नमेंट ले रही है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं एक पर्टिकुलर ये इस तरह का आपको जो ऑब्जेक्ट है लॉन्च करना पड़ेगा। ये अपने यहां से एक नेट निकालेगा, नेट निकाल के डेब्रिस को पकड़ेगा और थ्रो कर देगा टुवर्ड द अर्थ सरफेस। ऐसे ही यहां पे एक पर्टिकुलर कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट क्या करेगा, मान लीजिए ये है हमारा अर्थ और ये है वो डेब्रिस जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं और ये है वो मशीन जो मैंने यहां पे आपको दिखाया है। तो ये मशीन एक मैग्नेट की तरह यहां पे काम कर रही है। ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगी, ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करेगी और जैसे ही ये अट्रैक्ट हो जाएगा ये सामने से मैग्नेट को हटा दिया जाएगा और ये जो डेब्रिस है सीधा हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा और जब एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो कंबशन होने के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो अलग अलग मेथड्स लोगों ने, कंट्रीज ने, कंपनीज ने डेवलप किए हैं ताकि हम स्पेस डेब्रिस को कम कर सकें। यहां पे अगर हम बात करें कि इंडिया में कौन से स्टेप लिए गए हैं, पहला स्टेप है इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट। यहां पे ग्रुप बनाया गया है जिसमें स्पेशली 2022 में इसको बनाया गया था और एक होलिस्टिक अप्रोच हमारे जितने भी डेब्रिस क्रिएट हो रहे हैं उनको मॉनिटर करने के लिए हमने यहां पे इसको बनाया है। प्रोजेक्ट नेत्रा भी हमने यहां पे लॉन्च किया है, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड द एनालिसिस, ताकि हम यहां पे अर्ली वार्निंग सिस्टम दे सकें टू डिटेक्ट द डेब्रिस एंड थ्रेट टू द इंडियन सैटेलाइट। इट स्पॉट ट्रैक कैटलॉग ऑब्जेक्ट एज स्मॉल एज 10 सेंटीमीटर अप टू द 3400 किलोमीटर। यानी कि जब हम कोई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं तो उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल ना आए, उसको पहले से उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए ताकि हम बीच में ही उस प्रोग्राम को या तो डिवाइड कर सके या फिर उस प्रोग्राम को प्रोजेक्ट को डाइवर्ट कर सके या फिर उस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डाइवर्ट कर सके। कॉलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर भी यहां पे लाया जा रहा है। इस तरह की चीजें बनाई जा रही है यहां पे, अलग अलग तरीके से यहां पे कोलाइड करके चीजें देखी जा रही कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है ताकि हमें आगे आने वाले जो मैकेनिज्म है उसको हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। इसरो स्पेस
सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया 2020 के अंदर में, जहां पे मेनली अवेयरनेस स्प्रेड करना, एक्टिविटीज विद इन इंडिया टू एंश्योर सेफ एंड सस्टेनेबल स्पेस ऑपरेशंस के लिए इसको लाया गया था। तो इंडिया ने भी काफी सारे स्टेप्स उठाए हैं, और सिर्फ स्टेप ही नहीं उठाए हैं, इनको करके भी दिखाया है। जैसे कि हमारा यहां पे स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन एंड एक्टिव रिमूवल हमने 2023 में, यानी इसरो ने 2023 में एक मेगा ट्रॉफिक नाम का एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, और ये लॉन्च करने के बाद इस सैटेलाइट्स को रिटायर, यानी 2 साल का टाइम पीरियड के बाद में इसको रिटायर होने के बाद वापस से अर्थ पे भी लेकर आए, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इन अ कंट्रोल मैनर आफ्टर इट्स एंड ऑफ द लाइफ। तो ये दरअसल लॉन्च किया गया था 2011 के अंदर, द सैटेलाइट वाज लॉन्च ओनली 2011। जो कंट्रोल्ड री एंट्री एक्सपेरिमेंट किया गया, मेगा ट्रॉफिक को वापस लाया गया पहली बार, जो कि 7 मार्च 2023 में हमें देखने को मिलता है। एज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स था यहाँ पे, फ्रेंच स्पेस एजेंसी और इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को किया था। दूसरा हमारा प्रोग्राम जो चल रहा है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, यानी बार बार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट को ना लॉन्च यूज करना पड़े, हम एक इस तरह का व्हीकल यूज कर लें कि जो बार बार बस उसको ड्रॉप करे और वापस आ जाए, सैटेलाइट को ड्रॉप करे और वापस आ जाए। तो इस तरीके से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल भी हम इस तरह का व्हीकल यहां पे बना रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल हमने लॉन्च किया, लॉन्च करने के बाद इसको वापस से 425 किलोमीटर दूर यहां पे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 425 किलोमीटर दूर पे हमने यहां पे ड्रॉप करवाया, कोस्ट गार्ड की हेल्प से इसको रिकवर भी करवाया, फिर दोबारा से इसको लॉन्च करवाया जाएगा, और इसके लॉन्च से हम सैटेलाइट लॉन्च कर देंगे और जो मेन व्हीकल होगा उसको वापस से रिकवर किया जा सकता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है जो हमने उठाया है, इंडियन गवर्नमेंट ने, इसरो ने इसमें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट है हमारे पास पोएम PS4 ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अगर 4 स्टेज रॉकेट है तो पहला, दूसरा, तीसरा जो स्टेज होगा वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस एंटर करके डेब्रिस बन जाता है, या फिर वो वहां पे कंबस्ट आउट हो जाता है एयर फ्रिक्शन की वजह से, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। लेकिन 4th स्टेज एक ऐसी स्टेज है जो वो आउटर एजेस तक पहुंच चुकी है, वो अब हमारी अर्थ की ग्रेविटी को ऑलमोस्ट ओवरकम कर चुकी है, तो वो वापस से नहीं आएगी। अब हमने वो मैकेनिज्म भी बना लिया है कि जो लास्ट स्टेज होता है रॉकेट के अंदर में, वो भी धीरे 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 करके वापस आए, और जिस टाइम पे वापस आ रहा है, उदाहरण के तौर पे हमने इसको 20,000 किलोमीटर हाइट पे छोड़ा था, तो पहले 20,000 से पहले इसको 10,000 हाइट पे लेकर आएंगे, फिर इसको एक सैटेलाइट की तरह काम किया जाएगा, यानी रॉकेट सैटेलाइट का काम करेगा, और 2-3 साल के बाद फिर इसको और नीचे लेकर आएंगे, और एक लिमिट के बाद जब इसको नीचे लेकर आएंगे 4-5 साल बाद, तब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद में कंबस्ट होकर खत्म हो जाएगा। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडियन इसरो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। दिगंतारा जैसे जो हम प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहां पे भी वर्क कर रही हैं, इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प कर रही हैं, जितने भी हमारे स्पेस डेब्रिस बन रहे हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है इस प्रोग्राम के अंडर में। तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा, यानी एक तरीके से एग्रेसिवली इन चीजों पे वर्क हो रहा है, क्योंकि फ्यूचर में अगर ये डेब्रिस पे कंट्रोल नहीं किया गया तो हो सकता है इन फ्यूचर के स्पेस लॉन्च व्हीकल भी ना कर पाए। तो आप देख पा रहे हैं कि दिगंतारा इंडिया ने एक बनाया पोएम, जिसमें हम 4th स्टेज जो रॉकेट होता है उसको वापस से रिकवर करेंगे, और 4th स्टेज को, रॉकेट को, 4th स्टेज को सैटेलाइट की तरह यूज करेंगे। यहां पे हमने मेगा ट्रॉफिक के नाम से सैटेलाइट भी देखा आपने कि वो रिकवर भी कर लिया इंडियन गवर्नमेंट ने। ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है वो भी इसरो ने डेवलप कर लिया है। तो बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, डेफिनेटली स्टेप उठाना जरूरी भी है। तो अगर आपको फ्यूचर में डेवलपमेंट करनी है तो उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सैटेलाइट्स को जाता है। सैटेलाइट बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी डेवलपमेंट में, चाहे वो किसी भी तरह का इंटरनेट सर्विसेज हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज हो, आईओटी हो, एआई हो, बिना इंटरनेट के आज पॉसिबल नहीं है। और अब इन सैटेलाइट्स को, डेब्रिस को बचाने के लिए हमें इस तरह के स्टेप्स भी उठाने पड़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर एग्जामिनेशन। लगभग हर साल इस तरह के टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, और इस तरह की वीडियोस जो है बहुत ज़्यादा हमारे लिए काम आ सकती है अगर आप इसको ठीक से यूज में लाते हैं। तो इस तरह के और भी अगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।